हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड बायरन को। लॉर्ड बायरन एक बहुत ही फेमस पोएट है रोमांटिक एज के, और ये एक तरह से एक सेलिब्रिटी की तरह रहते। थोड़े से लंगड़े थे, ये लेम थे, बट ही वॉज द मोस्ट हैंडसम गाय। इतना ज्यादा हैंडसम था कि जो रॉयल क्लास है, जो रॉयल क्लास की क्वींस है या जो लड़कियां होती थी, वो इनसे मिलने के लिए बोलती थी। लेकिन ये क्या बोलता था कि तुम मेरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लो। ठीक है, इस तरह का आदमी था। बाय कैरेक्टर ये बहुत बैड था, इसके दुनिया भर के अफेयर थे। इस पे एक्यूज किया गया था कि इसकी खुद की कजन के साथ भी इसका अफेयर था। ठीक है, इस तरह का ये आदमी था लॉर्ड बायरन, लेकिन बहुत ज्यादा हैंडसम था ये, इसलिए काफी सारी लड़कियां इससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी लेती थी। तो फटाफट से इनके वर्क्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डॉन जुआन है सबसे पहले इनका वर्क, 1819 में इसको लिखा गया था। ये इसका जो कैरेक्टर था उसके अपोजिट दिखाया गया इसमें। ये डॉन जुआन वाला कैरेक्टर अपोजिट है इसके खुद के कैरेक्टर की। ये बहुत सारी वुमेन को सेड्यूस करता है लॉर्ड बायरन रियल में, लेकिन यहाँ पे डॉन जुआन का कैरेक्टर अपोजिट दिखाया गया है। इसको बहुत सारी वुमेन सेड्यूस करती हैं, इसमें बहुत सारे अफेयर दिखाए गए हैं, लेकिन इसके प्रिस्पेक्टिव से नहीं, वुमेन्स के प्रिस्पेक्टिव से दिखाया है। तो इसमें सबसे इट इज इजीली सेड्यूस्ड बाय वुमेन। ठीक है, बायरन हिमसेल्फ कॉल्ड इट एपिक स्टायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एपिक स्टायर किसको बोला है बायरन ने? डॉन जुआन, अपने इस वर्क को। इसमें 17 कैंटोज है, 16 जो कैंटोज है वो कंप्लीट है, लेकिन 17th अनफिनिश्ड है। तो इस तरह से डॉन जुआन लॉर्ड बायरन का अनफिनिश्ड वर्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें इसकी मदर का नाम होता है डोना इनेज और फादर है जोस इनेज। सबसे पहले जिस वुमेन को डॉन जुआन से प्यार होता है वो है इसी की मदर की एक फ्रेंड है, डोना जूलिया। डोना जूलिया वाज द फर्स्ट लेडी हु फॉल्स फॉर डॉन जुआन। उसके बाद बहुत सारे और अफेयर होते हैं। द पोएम हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इमोरल कंटेंट। इसके इमोरल कंटेंट के लिए इस पोएम को क्रिटिसाइज किया गया है। अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डाले हैं, जैसे कि अलग अलग कैंटोस में किस किस के नाम लिए गए हैं, यहाँ पे किसको क्रिटिसाइज किया है, किसके बारे में क्या बोला गया है। तो थर्ड कैंटो में ही इन्वर्टेड वर्ड्सवर्थ की बात कर रहा है, ये साउदे की और कोलरेज की, यानी कि लेक पोएट की के बारे में डिस्कस किया है कैंटो नंबर थर्ड में। यह भी याद रखना है। ठीक है, थर्ड कैंटो में यानी कि तीसरे कैंटो में इन तीन लोगों के बारे में बात की है। उसके बाद है 11th कैंटोस, ही मेंशन जॉन कीट्स एंड सेड अबाउट कीट्स हु वाज किल्ड बाय ए क्रिटिक। 11th वाले कैंटो में इसने जॉन कीट्स के बारे में बोला है कि ये तो एक ऐसा पोएट था जो सिर्फ एक क्रिटिक की वजह से मारा गया। ऐसा क्यों बोला इसने? क्योंकि जो पीबी शैली ने एलिजी लिखी है अडोनियस, जॉन कीट्स की डेथ पे, तो उसमें उसने क्या बोला था कि जॉन कीट्स की इमेच्योर डेथ के लिए ये जो क्वार्टरली रिव्यू के कुछ रिव्यूअर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। मतलब वो क्रिटिक है जिन्होंने जो जॉन कीट्स का क्रिटिसिज्म किया, जिसकी वजह से इसकी प्री मैच्योर डेथ हो गई, इमेच्योर डेथ हो गई। तो इसलिए यहां पे इसने बोला था कि इसकी जो जॉन कीट्स है ये एक क्रिटिक से मारा गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो कैंटो है उसमें बायरन ने कंपेयर किया है खुद को मार्टिन लूथर से और गैलीलियो से। मार्टिन लूथर के बारे में सब जानते होंगे, ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर था, और गैलीलियो एक एस्ट्रोनॉमर था, एक फिलोसोफर था, एक एस्ट्रोनॉमर था। गैलीलियो एज ए कैरेक्टर अपीयर्ड हुआ है कहां पे? पैराडाइज लॉस्ट में भी। पैराडाइज लॉस्ट, जब जॉन मिल्टन हाईलैंड गया था इंटेलेक्चुअल गेनिंग के लिए, तब वो गैलीलियो से मिला था और काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ, इसलिए उसने एज ए कैरेक्टर उसमें पैराडाइज लॉस्ट में गैलीलियो को मेंशन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस है ये। उसके बाद है द ब्राइड ऑफ एबिडोस, ये सिर्फ टाइटल करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद है चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1812 में लिखा गया है। इसमें इसने इन्वेंट किया है बायरनिक हीरो। ठीक है, बायरनिक हीरो। कंटेंट इज थॉट टू बी ऑटोबायोग्राफिकल है ये, और ये वर्क डेडिकेट किया है लेंथी को, जो एक फ्लावर है। इसमें बायरन ने बोला है आई अवेक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, कि मैं एक सुबह जागा और मैंने खुद को पाया कि मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया हूं। इसमें कुछ और कोटेशन है, दिस यूनिवर्स इज ए काइंड ऑफ बुक ऑफ विच वन हैज रीड ओनली फर्स्ट पेज, वन हैज सीन ओनली वंस ओन कंट्री, आई हैव
लेफ्ट थ्रो द लार्ज इनफ नंबर विच आई फाउंड इक्वली बैड। ये कोटेशन है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद एक लाइन है इसमें, ये एक पोइट्री है एक तरह से इसी के अंदर। देयर इज प्लेजर इन द पैथलेस वुड्स, देयर इज प्लेजर इन द पैथलेस वुड्स। अब इसमें लॉर्ड बायरन ने क्या बोला है, बाय द डीप सी एंड द म्यूजिक इन इट्स रोयर आई लव नॉट मैन द लेस बट द नेचर मोर। यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि मैं आदमी से, किसी जो ह्यूमन बीइंग है उससे कम प्यार करता हूं, बल्कि नेचर से ज्यादा। रोल ऑन दो डीप एंड डार्क द ब्लू ओशन, रोल 10,000 फ्लीट sweep over the they in vain man marks the earth with ruin his control stops with the shore। अब यहाँ पे क्या बोला है जोन इसने, लॉर्ड बायरन ने, लॉर्ड बायरन बोल रहा है कि इंसान ने तरक्की कर ली है, ठीक है मान ली बात, लेकिन अगर इंसान को इतना ज्यादा घमंड हो गया है, उसको लगता है कि उसके 10,000 जो शिप्स हैं, यानी कि 10,000 उनके ये जो शिप हैं ये समुद्र में चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने समुद्र पे कब्जा कर लिया है। ठीक है, इंसान की कोई औकात नहीं है नेचर के सामने। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल हम मान सकते हैं 1912 के आसपास की बात है शायद, ये 1912 में जो टाइटैनिक जहाज है वो डूब गया था। दुनिया का पहला इतना शानदार, इतना बड़ा जहाज बनाया गया था, जिसके बारे में जो बनाने वाले थे उनके, या जिस कंपनी ने उसको बनाया था, उसने ये क्लेम किया था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। ठीक है, समुद्र में कभी नहीं डूबेगा, लेकिन वो अपनी पहली ही जर्नी में डूब गया। सामने एक समुद्र में एक बर्फ का छोटा सा पहाड़ था, जिसने जो इसमें लेयर बनाई गई थी, 3-3 लेयर बनाई गई थी इस टाइटैनिक जहाज में, इसको चीर दिया। सारी की सारी लेयर जो है वो उखड़ गई थी पहली ही जर्नी में, और फर्स्ट जर्नी में ही जो क्लेम कर रहे थे कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, वो पहली जर्नी में ही डूब गया। इसलिए नेचर के सामने इंसान कुछ नहीं है। इसलिए इंसान ने जो भी इन्वेंट किया है वो नेचर के अगेंस्ट अगर लेकर जाएगा तो नेचर उसका डिस्ट्रक्शन कर देगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सी वॉक्स इन ब्यूटी। इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रेफरेंस जरूरी है। टॉम स्टॉपर्ड ने एक वर्क लिखा है आर्केडिया, आर्केडिया में ये लाइन यूज की है, सी वॉक्स इन ब्यूटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, और आर्केडिया किसने लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है, एक रेफरेंस और लिख लो। आर्केडिया लिखा है फिलिप सिडनी ने, फिलिप सिडनी, फिलिप सिडनी का भी वर्क है आर्केडिया और न्यू आर्केडिया। उसके बाद है बेप्पो, बेप्पो एक वेनेटियन स्टोरी है। इट वॉज रिटन इन ओटावा राइमा मीटर में लिखा गया है इसको। स्टोरी है ये लोरा की और बेप्पो की। बेप्पो लॉस्ट हिमसेल्फ इनटू द सी फॉर 3 years। बेप्पो किसी वॉयज के ड्यूरिंग उसकी वो खो जाता है, रास्ता भटक जाता है 3 साल तक, और जब वो वापस लौटता है तो वो क्या देखता है, उसकी जो वाइफ है लोरा वो किसी और के साथ एंगेज्ड है, उसका नाम था द काउंट। लेकिन जब बेप्पो वापस आता है तो वो इसके साथ रीजॉइन हो जाती है। When Beppo returns, Laura rejoins him and befriends with the Count। उस जो काउंट था उसकी फ्रेंड बन जाती है और इसको दोबारा से रीजॉइन कर लेती है वो। ठीक है, उसके बाद है द विजन ऑफ जजमेंट। विजन ऑफ जजमेंट ये अटैक किया है रॉबर्ट साउदे पे। रॉबर्ट साउदे का एक वर्क है ए विजन ऑफ जजमेंट, इसके ऊपर स्टायर लिखा है, रॉबर्ट साउदे पे ये ए विजन ऑफ जजमेंट लॉर्ड बायरन ने। देन नेक्स्ट है मेजेप्पा। मेजेप्पा लिखा था 1819 में। ये बेस्ड है पॉपुलर लेजेंड अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ इवान मेजेप्पा हु लेटर बिकेम हेटमैन मिलिट्री लीडर ऑफ यूक्रेन। ठीक है, बाद में यूक्रेन का लीडर बन गया था, मिलिट्री लीडर। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम द यंग मेजेप्पा हैव लव अफेयर विद ए पोलिश काउंटेस। थेरेसा के साथ इसका अफेयर होता है, लेकिन ये लड़की जो है वो ऑलरेडी मैरिड थी। किसके साथ शादी हुई थी? काउंटेस थेरेसा वाज मैरिड टू ए मच ओल्डर काउंट। एक बुजुर्ग काउंट से इसकी शादी हो जाती है, वो सारी उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, लेकिन थेरेसा के साथ उसका अफेयर उस लेडी का अभी भी चल रहा था। जब ये डिस्कवर किया जाता है उसके अफेयर को, तब ये इस थेरेसा को पकड़ लेता है, सॉरी इस जो मेजेप्पा है इसको पकड़ के वो नेकेड, इसके कपड़े उतार के एक घोड़े पे बैठा देता है उसको। एक वाइल्ड हॉर्स होता है, उसके ऊपर बैठा के उस घोड़े को छोड़ देता है, भगा देता है। इस तरह से वो उसको पनिश करता है। ये स्टोरी है इसके बारे में। द पोएम हैज बीन प्रेज्ड फॉर इट्स वेगोर ऑफ स्टाइल एंड इट्स शार्प रियलाइजेशन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ सफरिंग एंड एंड्योरेंस। इसके लिए इसको प्रेज किया गया है इस पोएम को। यहाँ एक रेफरेंस है, ये किस पे बेस्ड है? कैंडिडे पे।
कैंडिडे का अल्टरनेट टाइटल है ऑल फॉर द बेस्ट, लिखा किसने है? वोल्टायर ने। वोल्टायर का एक वर्क है कैंडिडे, उसके ऊपर बेस्ड है ये वर्क, मेज़ेप्पा। देन उसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। यहाँ पे कुछ रोमांटिक्स ऑथर हैं जिनको क्रिटिसाइज किया है लॉर्ड बायरन ने। ही इमिटेट्स पोप, लेकिन अलेक्जेंडर पोप को इसने प्रेज किया है क्योंकि इमिटेट किया है यहाँ पे द डंसियार्ड को। डंसियार्ड वर्क है अलेक्जेंडर पोप का। एंड क्रिटिसाइज रोमांटिक्स लाइक वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज एंड फ्रांसिस जेफरी। इनको इसने रोमांटिक्स जो राइटर है इनको क्रिटिसाइज किया है यहाँ पे। ही प्रेज्ड पोप एंड ड्राइडन, पोप और ड्राइडन को इसने प्रेज किया है। उसके बाद नेक्स्ट है पोएम, ये एक टाइटल है पोएम ऑन वेरियस ओकेजन, अलग से टाइटल है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉर्सेयर। द कॉर्सेयर इज द टेल ऑफ पायरेट कैप्टन विलिंग टू राइज द लेवल एंड द लव ऑफ हिज लाइफ टू सेव ए स्लेव इन तुर्किश हारम। ये इसके बारे में है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लारा ए टेल, नैरेटिव पोएम है, रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ ए ब्यूटीफुल रिटर्न ऑफ काउंट लारा टू हिज होम आफ्टर स्पेंडिंग ईयर्स अब्रॉड ट्रेवलिंग द ओरिएंट। यहाँ पे ओरिएंट की बात की है, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे टाइम स्पेंड करने के बाद वापस अपने घर आती है वो काउंट लारा, उसके बारे में ये डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट आता है सेज ऑफ कोरिंथ, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ टाइटल। द डीफॉर्म ट्रांसफॉर्म, ये भी सिर्फ टाइटल। मैनिफ्रेट, ये घोस्ट स्टोरी है, यानी कि ये गोथिक फिक्शन है, ये गोथिक जॉनरा में आता है। मैनफ्रेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोजेट ड्रामा बोलते हैं इसको, क्लोजेट ड्रामा, हाँ क्लोजेट ड्रामा है ये। द टू फॉस्कारी है, उसके बाद इसका सबटाइटल है एन हिस्टोरिकल ट्रेजेडी। द प्लॉट सेट इन वेनिस इन द मिड 15th century इज लूजली बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी ऑफ द डाउनफॉल ऑफ डॉग फ्रांसिस्को फॉस्कारी एंड हिज सन जैकबो, इनके बारे में है ये। वैसे ये क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? जिसको परफॉर्म, शायद इसको पढ़ने के लिए लिखा जाता है ना कि परफॉर्म करने के लिए, इसको परफॉर्म नहीं किया जाता, ठीक है। इसको क्लोजेट ड्रामा बोलते हैं, रीडिंग के पर्पज से इसको लिखा जाता है। उसके बाद है टू थायरजा, इट इज ए ब्यूटीफुल एलिजी टू ए लॉस्ट लव, ठीक है, खोए हुए प्यार के ऊपर ये एलिजी लिखी गई है, रिटन इन 1811। द पोएम इज डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ थायरजा, ए वुमन बायरन लव्ड डीपली एंड हु डाइड ऑफ टीबी, ट्यूबरक्लोसिस से इसकी भी डेथ हो जाती है 19 साल की एज में थायरजा की। ये इस पे एलिजी लिखी गई लॉस्ट लव पे। उसके बाद नेक्स्ट है द प्रिजनर ऑफ चिलिनो, ही मॉडल्ड द पोएम रिटन इन टर्जाराइमा में लिखा गया है। प्लूटार्क, ये किस पे बेस्ड है? प्लूटार्क का ट्रियोम्फी और दांते का डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड है ये। लॉर्ड बायरन के बारे में बस इतना ही है। ये वर्क्स आपको अच्छे से, जो पोएम है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छे से याद करने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।